नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हत्या से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। आईपीसी की धारा 304 के नियमानुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से वार करता है जिससे मृत्यु होने की भी संभावना है, इसे गैर इरादतन हत्या कहा जाता है। इन हालात में उसे आजीवन कारावास की सजा देने का भी प्रावधान है। उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वह आर्थिक दंड या जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। वहीं आईपीसी की धारा 304A को समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। धारा 304A लापरवाही के कारण होने वाली मौतों से संबंधित है। लापरवाही को इरादे से अलग करने वाली बारीक रेखा को भी यहाँ पर समझना आवश्यक है। कानूनी शब्दों में लापरवाही देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन है जिससे क्षति होती है। धारा 304A लापरवाही कार्य पर है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मसलन सड़क दुर्घटना। ऐसे कार्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आते। इस अपराध के लिए सजा 2 साल तक की कैद, जुर्माना दोनों हो सकती है। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ रामनरेश यादव जी। रामनरेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी। तो रामनरेश जी, आपको इस विषय से संबंधित तमाम जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो आज जो हमारा विषय है बेहद महत्वपूर्ण है। हत्या से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हत्या से जुड़ी हुई कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। तो रामनरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामनरेश जी, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आईपीसी की धारा 304 क्या है, ये विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी नेहा जी, आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या से संबंधित है, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें आजीवन कारावास या 10 साल या 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है जी। कोई भी होमिसाइड, जैसे होमिसाइड और इन दोनों बातों में फर्क है। सभी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की हत्या करते हैं और इरादा हत्या करने का नहीं हो, लेकिन उसे पता है मारने वाले को कि वो ऐसी चोटें मार रहा है जिससे हत्या हो सकती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग की मर्डर की श्रेणी में आता है। और इसमें अक्यूज है उसको आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ठीक है सर, ये बताइए कि आईपीसी की धारा 304 में हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन मानव वध के लिए जो सजा है उसको थोड़ा और विस्तार से, थोड़ा तफसील से बताइए कि और क्या सजा हो सकती है, किस केस में किस तरह की सजा है, ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने? जी, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। जैसे कोई भी ऑफेंस हो, सपोज एक आदमी किसी को वहाँ आपस में उनकी तू में हो जाती है और प्री मेडिटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पे उस लड़ाई के दौरान उसकी हत्या हो जाती है, ऐसी चोटें लगती है जिससे हत्या हो जाती है। तो इस टाइप की सपोज कोई भी घटना ऐसी घटित होती है, उसमें हत्या होने पर वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की श्रेणी में आता है। और इसमें आजीवन कारावास हो सकती है, लेकिन अमूमन तौर पर कोर्ट 10 साल तक की सजा उसमें सुनाते हैं, क्योंकि उसमें उसका इरादा उसकी हत्या करने का नहीं होता है। दूसरा, उसको ये नॉलेज भी नहीं होती है कि ऐसा करने से हत्या उसकी हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक स्पर ऑफ मोमेंट में
ऐसी चोटें कोई भी इंसान जो है मार देता है, तो उससे उसकी हत्या होती है और हत्या की वजह से कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की श्रेणी में आता है। जी। तो इसमें हाँ 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो फाइन का भी प्रोविजन है, या दोनों भी कोर्ट कर सकती है। जी, ठीक है सर। धारा 304 में जमानत का क्या प्रावधान होता है? धारा 304 एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें बेल का प्रोविजन नहीं होता है। लेकिन कई फैक्टर जो काम करते हैं, जैसे फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं हर एक केस के, कि क्या इसमें जमानत मिल सकती है या इसमें जमानत नहीं मिल सकती है। तो इसमें कई चीजें हैं, जैसे जमानत मिलने पर अगर कोई एविडेंस को डिस्टोर्ट, यानी कि जो एविडेंस है उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है अक्यूज, ये देखा जाता है कि ये कर सकता है, या विटनेसेस को डरा धमकाता, डराएगा धमकाएगा नहीं। तो ऐसे कई कारक देखे जाते हैं, यानी कि कई पहलू पर ऐसा गौर करती है कोर्ट, उसके बावजूद उनको जमानत मिलती है। तो ये अदालत के विवेक पे और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे ये निर्भर करता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी अक्यूज को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। जी जी, ठीक है। सर ये बताइए कि मानव वध क्या होता है, इसे थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करें। मानव हत्या से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या करना। ये एक व्यापक शब्द है जो विभिन्न स्थितियों को शामिल करता है, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की मृत्यु का कारण बनता है। हत्या के इरादे और परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में ये वर्गीकृत किया जाता है, जैसे मैनस्लॉटर, मर्डर और जस्टिफाइबल होमिसाइड। तो ये ऐसे कई श्रेणी हैं जिसमें उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। हत्या तब होती है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से मार दिया जाता है। इसमें उन स्थितियों को भी शामिल किया गया है जहां ये साबित किया जा सकता है कि अपराधी का इरादा उस व्यक्ति को मारने का था, या उससे ये साबित किया जा सके कि इरादे की वजह से ही उसने उसकी हत्या की है। सर ये कितने प्रकार का होता है मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। राम नरेश यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम नरेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपने अभी मानव वध की बात की, मानव हत्या की बात की, कानून में मानव हत्या के कितने प्रकार हैं? जी नेहा जी, मानव वध को मुख्य रूप से दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो गैर इरादतन हत्या और एक इरादतन हत्या, यानी कि जो एक तो हो गया मर्डर और एक हो गया कल्पेबल होमिसाइड। तो जो फर्स्ट डिग्री मर्डर है, इसमें पूर्व चिंतन यानी कि प्री मेडिटेटेड होता है ये, और इसमें पूर्व चिंतन के साथ जानबूझकर हत्या करना शामिल है। जैसे एक व्यक्ति किसी विवाद का बदला लेने के लिए किसी की हत्या की योजना बनाता है और उसको अंजाम देता है, तो ये तो हो गया फर्स्ट डिग्री मर्डर। सेकंड डिग्री मर्डर होता है, इसमें बिना किसी पूर्व चिंतन के, यानी कि बिना किसी प्री मेडिटेशन के जानबूझकर हत्या करना शामिल है। जैसे एक गर्मा गर्म बहस हुई और वो इतनी बढ़ जाती है कि एक व्यक्ति उत्तेजना में दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है, तो ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये हो गया सेकंड डिग्री हत्या। जी ठीक है। एक होता है लापरवाही या जल्दबाजी या लापरवाही से किया गया कार्य। जैसे कई बार क्या होता है फैक्ट्रीज वगैरह में नेग्लिजेंस की वजह से लोग मर जाते हैं, तो ये भी एक गैर इरादतन हत्या का ही पार्ट है। कई बार नेग्लिजेंस से डेथ हो जाती है, जैसे रोड पे रोड एक्सीडेंट वगैरह। तो ये मानव वध के मुख्य रूप से दो व्यापक श्रेणी जिसमें ये क्लासिफाइड किया गया है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। जी ठीक है। सर ये आईपीसी की धारा 299 गैर इरादतन हत्या को कैसे परिभाषित करती है? जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, जैसे शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से जिसमें मृत्यु होने की संभावना हो, और साथ में ये जानते हुए कि ऐसे कृत्य से उसे मृत्यु कारित होने की संभावना है, ये गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है। जी। जैसे एक्सप्लेनेशन है, एक व्यक्ति जो किसी
विकार के तहत काम कर रहे दूसरे व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाता है, या बीमारी या शारीरिक दुर्बलता हो जिसमें से दूसरे की मृत्यु में मतलब मर सकता है उस चोट के कारण, तो ये जो मर्डर माना जाएगा। दूसरी उसमें एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ मृत्यु शारीरिक चोट के कारण होती है, वे व्यक्ति जो ऐसे शारीरिक चोट का कारण बनता है उचित उपचार और कुशल उपचार का सहारा लेने के बावजूद मृत्यु का कारण माना जाता है। जी ठीक है सर, सभी हत्याएं गैर इरादतन हत्या है, लेकिन सभी गैर इरादतन हत्याएं हत्या नहीं, इसके बारे में बताएं। जी, इसमें कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस, यानी कि एक जो क्लास है वो है कल्पेबल होमिसाइड, एंड मर्डर इज द स्पीसीज। तो यानी कि एक स्पीसीज है मर्डर। सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकते, लेकिन सभी मर्डर एक कल्पेबल होमिसाइड है। जी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी इंटेंशन है उसको मारने की और उसको ये भी नॉलेज है कि वो एक पर्टिकुलर चोट किसी के सिर में या पेट में ऐसी जगह मारेगा कि वो मर सकता है, तो ये मर्डर की श्रेणी में आता है, यानी कि ये कल्पेबल होमिसाइड है और मर्डर भी है। दूसरा, कोई व्यक्ति सपोज बस के अंदर जा रहे हैं और बस में किसी बात को लेके उनका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बनता है कि वो उसको कोई भी ऐसा हथियार जैसे लकड़ी या कुछ भी मिलता है उससे उसको मार देता है। तो उसका इरादा उसको जान से मारने का नहीं था, लेकिन उसे पता था कि वो जिस वेपन से या जिस जगह उसको मार रहा है तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये कल्पेबल होमिसाइड है बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि ये सभी जो हत्याएं हैं गैर इरादतन हत्या है, लेकिन सभी गैर इरादतन हत्याएं हत्या नहीं हो सकती। ये इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। जी नया जी, वकील की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक तो एडवोकेट एक्सपर्ट है कानून में, तो उनकी एक्सपर्टीज की वजह से उनकी जरूरत पड़ती है। दूसरा ये कि 304 के जो इंग्रेडिएंट है शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से सारा नहीं बता पाए क्योंकि एक तो समय की कमी होती है, जी जी, जी। और दूसरा इतना विस्तार में बताना संभव नहीं है जी। तो उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसको जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं किसी भी केस के, उसमें वो कहाँ फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, ये एक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, क्योंकि आम आदमी है वो इतनी जानकारी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए इसमें है, क्योंकि सजा भी लाइफ तक हो सकती है, अप टू लाइफ है इसमें। और तो इसके लिए क्योंकि पूरा जो अगर सपोज लाइफ तक चला जाता है 14-15 साल अंदर, तो सारा जीवन खत्म हो जाता है। दूसरा जो स्ट्रेटेजी है, वकील ये देखते हैं कि उसमें क्या स्ट्रेटेजी बनाए, किस टाइप से विटनेसेस आएंगे, क्या हमारे डिफेंस विटनेसेस हैं और क्या डिफेंस की पोजीशन हमारी रहेगी, ये सब एक एडवोकेट ही ये निर्णय लेता है। और कैसे क्या रणनीति बनाएंगे ये एडवोकेट ही देखते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि नेगोशिएशंस होती हैं बिटवीन द पार्टी प्रोसिक्यूशन के साथ भी, जिसमें प्ली बार्गेन या चार्जेस को रिड्यूस जो करते हैं, सजा जो कम कराने का, वो एक प्रोविजन होता है। तो ये एक वकील के माध्यम से ही बेहतर तरीके से हो सकता है, और वकील ही कोर्ट में क्लाइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी सारी प्रोसीडिंग जिसमें चार्जेस फ्रेमिंग, गवाही, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिफेंस एग्जामिनेशन, 313 की स्टेटमेंट होती है, ये करना और फिर बहस आर्गुमेंट, तो ये सब करना एक वकील के माध्यम से ये संभव हो पाता है। तो मेरी तो ये राय है कि कोई भी 304 का मुकदमा हो तो उसमें लीगल गाइडेंस लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है सर, ये बताइए कि धारा 304A क्या होती है? धारा 304A होती है लापरवाही से मौत का कारण बनने से संबंधित है, यानी कि कोई भी डेथ जब कॉज होती है बाई नेग्लिजेंस, दैट मीन्स whoever caused the death of any person by rash and negligent driving। तो यानी कि रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से जो भी हत्या कारित होती है वो 304A के तहत वो होता है। इसमें 2 साल तक का प्रोविजन है सजा का, यानी कि अप टू 2 इयर्स की सजा होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग से अगर किसी की हत्या कर देता है हाईवे या रोड के ऊपर, तो उसमें अप टू 2 इयर्स का प्रोविजन है। जी
ठीक है सर, सड़क दुर्घटना में क्या धारा 304A लागू होती है और किस तरह से लागू होती है? जी बिल्कुल, धारा 304A सड़क दुर्घटना में जब मृत्यु होती है उसके अंदर ये लागू होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो लापरवाही या जल्दबाजी से वाहन को चला रहा होता है और उस वजह से अगर किसी की हत्या कारित होती है तो वो 304A के अंदर आता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है कि उस लापरवाही की वजह से मृत्यु का कारण, यानी कि वो लापरवाही मृत्यु का कारण हो तो 304A लागू होता है। तो इसमें मृत्यु में इरादा हो या ना हो ये इमटीरियल है, यानी कि कोई भी उसके अंदर उनका मारने का, अगर सपोज वो कहे मेरा कोई मारने का इरादा नहीं था, तो ये इमटीरियल है। उसमें नेग्लिजेंस और रैशनेस ये दो इंग्रेडिएंट हैं जिनको देखा जाता है और ऐसे व्यक्ति को जो हत्या करता है उनको ये सजा का प्रावधान दिया गया है। जी सर, कहा जाता है कि आईपीसी की धारा 304A में बदलाव की जरूरत है और जिस वाहन से हादसा हुआ उसे जब्ती के बाद जल्द से जल्द नीलाम कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। किस तरह के बदलाव की जरूरत है ये बताएं सर। हाँ, ये काफी दिन से एक डिस्कशन, यानी कि एक डिस्कशन का इशू रहा है कि इसमें ऐसा होना चाहिए। सबसे पहला तो इसमें अगर इस टाइप से कुछ ऐसा होता है तो उसमें टाइमली ऑक्शन का प्रोविजन होना चाहिए, यानी कि समय से नीलामी। अगर होता क्या है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस व्हीकल को थाने के अंदर लाया जाता है, थाने में वो महीनों को पड़ा रहता है व्हीकल, और पड़ा ही उसमें जंग लग जाता है और वो बेकार हो जाता है। तो उसकी ऑक्शन में भी उसमें कोई कीमत नहीं मिलती है। तो सबसे पहला पहलू है कि टाइमली ऑक्शन हो, यानी कि उसकी नीलामी समय पे हो। दूसरा, एक जो लीगल फ्रेमवर्क है उसका एक आउटलाइन समय सीमा के अंदर उसको तैयार किया जाए, और जो ऑक्शन की प्रोसीडिंग है जैसे फंड जनरेट करना और उसके बाद उसको अलोकेट करना विक्टिम को एज अ कंपनसेशन के तौर पे, ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और ऑनर को नोटिफिकेशन देने पे भैया आपका व्हीकल ऐसा दिख गया है और हम इसको कंपनसेशन के तौर पे विक्टिम की फैमिली को दे रहे हैं। तो ये इसके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जानी चाहिए सरकार के द्वारा, कि उसमें जो नागरिकों को ये बताया जाए कि अगर आप ऐसी दुर्घटना करते हैं तो आपके वाहन को जब्त किया जाएगा जी। और हाँ, इससे ये एक डेटरेंट और जो रोड सेफ्टी को एनहेंस करने का एक जरिया हो सकता है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका रामनरेश यादव जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को बताया, हत्या से जुड़े हुए कानून के बारे में जानकारी दी और जितना पॉसिबल हो सकता है आधे घंटे में आपने विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।